गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 10 मई का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख का शानदार तरीन दिन है और उस दिन हमने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और शानदार हाथों में है। दिफा तो हो गया, लेकिन अब इशू ये है कि इंडिया की तरफ से जो पानी की इन्वीजन हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 और इसके अंदर पाकिस्तान को उन मुतासरा मुल्कों के अंदर शामिल किया गया जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से मुतासर हो रहे हैं और उस फहरिस्त में पाकिस्तान नंबर 1 है। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मुल्क मुतासर हो रहे हैं सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी के बारे में क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ साथ जो पिछला साल है उसमें बारिशें 40% कम हुई, यानी 40% बारिशें कम हुई। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान नंबर 1 है और 100 और आखिरी जो तीर चला दिया गया पाकिस्तान के ऊपर वो है सिंध तास मुआहिदा जो इंडिया ने मुअत्तल कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि दरियाओं का पानी उसे कम कर दिया गया है और सिंध तास मुआहिदा जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन है उसको मुअत्तल कर दिया गया। बारिशें कम हो रही हैं और साथ साथ क्लाइमेट चेंज से मुतासर होने वाले मुल्कों में पाकिस्तान नंबर 1 है। तो अब सवाल ये है कि वो जंग जो हमने 10 मई को जीत ली थी, कहीं आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि पानी की वजह से हमें दोबारा एक जंग लड़नी पड़े और हो सकता है उस जंग में हम सुरखरू हों या फिर हम उसका शिकार बन जाए या निशाना बन जाए। आज का जो इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पानी की सूरत हाल क्या है पाकिस्तान के अंदर और कहीं आने वाले दिनों में पानी के ऊपर कोई बहुत बड़ी जंग तो नहीं होने वाली और इंडिया हमारा पानी क्यों मुअत्तल करना चाहता है, क्यों बंद करना चाहता है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अरशद एच अब्बासी साहब, वाटर एक्सपर्ट हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वकार शराजी साहब और ये वाटर एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। और फिर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जमात अली शाह साहब, साबिक इंडस वाटर कमिश्नर है। भाई साहब आपकी तरफ आने सर, देखें एक तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो 25 है उसके मुताबिक पाकिस्तान उन मुतासरा मुल्कों में पहले नंबर पे है जहां वाटर की शॉर्टेज है और क्लाइमेट की वजह से जो बहुत तेज़ी से मुतासर हो रहे हैं। पानी हमारा कम हो रहा है, बारिशें हुई नहीं, 40% बारिशें कम हो गई हैं और साथ ही ज़ाहिर सिंध तास मुआहिदा वो भी मुअत्तल कर दी इंडियन। पाकिस्तान की पोजीशन क्या है वाटर के लिहाज से? जब सब जो आपने पहले प्रीएम्बल कहा कि पानी का क्या असर होगा अगर इंडिया ने बंद किया, क्योंकि 3 दिन पहले भी उनके मिनिस्टर ने मिनिस्टर जो जल शक्ति जिसे मिनिस्टर वाटर सोर्स यहाँ पे कहते हैं, तो वो ये एक बात है कि जी विल नॉट अलाउ ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू एंटर पाकिस्तान। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि तकरीबन हमारा 40-50% पानी इंडिया से आता है, श्योक, इंडस, झेलम, पुंछ एंड चनाब। सबसे पहले जो में नुकसान होगा कि जो हमारी जो सस्ती बिजली बन रही है, तरबेला, मंगला, गाजी ब्रूथा, चश्मा, ये कहाँ चली जाएगी? फिर हम IPP की आ जाएंगे। एक तो नुकसान ये हुआ। दूसरा, अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये जैसे सच साबित हुआ जो कर रहे हैं वो, ये तकरीबन 70 से 80 मिलियन एकड़ फीट पानी मार्केट अभी इस वक्त जो पानी की है, जो इंडियन एसेस की है वो $1.5 बिलियन की है। $80 बिलियन ये ज़रूरत दें, ये क्या बनता है? $120 बिलियन तो हम तो मारेगी। फिर हमारी फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब ये कि आज जो मेरे जैसे गरीब बंदे जो खाना या गंदम खा रहे हैं किस रेट से हमें मिलेगी, कहाँ से मंगवाएंगे, यूक्रेन से मंगवाएंगे, कहाँ से मंगवाएंगे, ये चैलेंज। फिर सबसे बड़ी बात है, आपको भी पता है कि हमारी जो लेबर फोर्स है चीप जो गाँव लगी हुई है वो यहीं पे एंगेज है। हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हमारी वाटर सिक्योरिटी, हमारी चीप एनर्जी, ये सारी एट रिस्क पे आ गई। लेकिन एक बात आप जो कहते हैं कि जी ग्लोबल, ये बड़ा अच्छा आपने शुरू किया ग्लोबल वार्मिंग। देखिए एक बात तो मेरे ख्याल में मुझे कोई 30 साल हो गए हमारे इस हमसाये के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन करते हुए और बड़ी बड़ी टेक्निकल एंड लीगल डिबेट भी हुई। एक इसमें सियाचिन ग्लेशियर की थी, अल्हम्दुलिल्लाह आई सिंगल हैंडली वन मैंने जीती थी। वो क्या थी? आपकी बात का जवाब है
कि ये जितने भी यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये मैन मेड है, ये इंसान खुद करता है, ये खुद हमारा हमसाया करता है। क्योंकि जो ट्रीटी के नोटिस उन्होंने भेजा जो पहला, वो मेरे ख्याल में फरवरी 2024 में, उसने कहा जी वो बात ये है कि जी क्लाइमेट चेंज की बड़ी है, एक हमने इसको इनकॉर्पोरेट करना है और क्लीन एनर्जी करनी है। तो शाह साहब इनसे रब्ता रहता है, अकेले एक बंदे ने जवाब दिया कि देखें ये जो क्लाइमेट चेंज अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश जहाँ से हमारा चुनाव शुरू होता है, ये लद्दाख में है जहाँ से सिंध 500 किलोमीटर चलता है, और ये झेलम, यहाँ पे किसके पास है टेरिटरी, हमारे पास है या आपके पास है? यहाँ गुज़िश्ता 30 साल में जो कुछ हुआ है, मैं कुछ नहीं कहता, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इतनी पटिशंस हैं, और पटिशन क्या है, 5 साल पहले खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा लद्दाख से लेके हिमाचल अरुणाचल प्रदेश तक ये एरिया क्लाइमेट चेंज रेगुलेटर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये आपने बात बड़ी समझनी जो हमने पाकिस्तान के बड़े लोगों को समझानी है। ठीक, जब ये प्रोटेक्टेड है तो देखें हमारा बहुत सारे अच्छे सेंट वॉइसेस भी इंडिया में राब्ते में लोग रहते हैं, इतनी कोर्ट्स में हुई हैं कि भाई ये आपने ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं। वो उससे ज़्यादा जो एक इशू हुआ है वो 5 साल पहले जो चाइना और इंडिया का कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, उस पे ये जो LOC है लद्दाख से शुरू होकर वो सिक्किम तक, ये आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स, गैरिजन्स, वो जंगलात ख़त्म, पूरी जो इकोलॉजी है वो मैं नहीं कह रहा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है, क्वाइट क्रेडिबल है, बड़ी बड़ी उनकी जजमेंट आई हैं। फिर उनकी जो स्टेट की जजमेंट है, काश यहाँ पे टाइम हो सके हिमाचल प्रदेश की बताता आपको वो क्या कहते हैं। इसीलिए हमने जो अभी भाषण दिया है और अभी जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी बात का जवाब दें कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इनको ये कहें कि देखें आप ये क्यों बना रहे हैं हाइड्रो पार्क हिमाचल प्रदेश जहाँ पे दरिया चनाब शुरू हो रहा है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में अब सोलर आपकी 1.5 रुपया है, विंड आपकी 2.25 है, और हाइड्रो पार्क 6.5 रुपए है। या तो आपने हमें तकलीफ पहुंचानी है, हमारा बाजू मरोड़ना है, अब तो ये वायबल ही नहीं है। वो कहता है हीरा हाइड्रो पार्क इज ओवर। अब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मुझे सर शाह साहब को अपने साथ ले लेते, फिर मैं शिराज साहब की तरफ जाना। शाह साहब ये फरमाइएगा सर, ये इंडिया ने जो जाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी है, और उसके ऊपर अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो मुज़ाकरात ज़ाहिर है कुछ सब्सटेंशियल नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया उस तरफ जाना ही नहीं चाहता और इंटेंशन उसकी ज़ाहिर है बैड है। तो क्या ये मुअत्तल किया जा सकता है, और अगर ये मुअत्तल हो जाता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। तो साहब ये 1960 में मायदा हुआ और आज 2025 है। इससे कबल तकरीबन 6 या 7, 8 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के गुजर चुके हैं पार्लिमानी जिंदगी में इंडिया की, लेकिन किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट नहीं दी थी कि हम पानी बंद कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी कैबिनेट में कई बार ये डिस्कशन चलती रही है कि हम पानी को बंद कर दें या इस पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जो जिससे हम ट्रीटी वायलेटिव हो, लेकिन अल्टीमेटली उनका डिसीजन यही हुआ कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको हम हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोगाता की ये जहनीयत है कि मोदी साहब ने ये पहली बार जो है पानी बंद करने की धमकी लगाई, और उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में जो है मिनिस्ट्री उनकी वाटर रिसोर्सेज ने लेटर इशू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने ये जंग भी छेड़ दी, मसाजिद पर हमले कर दिए और मुख्तलिफ मिसाइल जो है पाकिस्तान की तरफ फेंके। अब इसने पाकिस्तान ने वो जो है मिसाइल का जवाब तो दे दिया, लेकिन ये जो पानी वाला मसला है ये अपनी जगह पर कायम है। जाहिर है कि इसमें USA की इंटरवेंशन के साथ जो सीज फायर हुआ है, क्या उससे हमें ये फायदा मिला है कि जो इंडिया की तरफ से पानी की सस्पेंशन थी वो बहाल हो गई है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि ये सवाल जो है अपनी जगह पर अभी कायम है कि इंडिया ने इस सस्पेंशन को जो है वो डिसमिस नहीं किया, ना उसको वापस लिया है। तो अभी हमें ये चाहिए कि हमने इस पे क्या करना है, क्योंकि हम ज्यादा देर तक इस पानी को सस्पेंशन के तहत नहीं रख सकते। जाहिर है कि इंडिया ने तो ये ऐलान कर दिया कि TT सस्पेंड है, प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दें, प्लानिंग शुरू कर दें। तो क्या हम उस वक्त का इंतजार करेंगे कि इंडिया ये पानी डैम्स बना ले
या आउट ऑफ बेसन डाइवर्ट कर ले तो फिर हम एक्शन लेंगे, फिर हम उनके प्रोजेक्ट को बम से उड़ाएंगे। तो इसकी पेशबंदी तो आज ही होनी चाहिए थी। और ये जो मीटिंग्स अभी इनकी नहीं मालूम ये कब होगी, तो उसमें भी ये इन इश्यूज को उठाना चाहिए। लेकिन अब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसमें टीटी के तहत या यूएन जनरल असेंबली में गए हैं या आईसीजे में गए हैं, मैं समझता हूँ ये तमाम एंडेवर इनको अभी से स्टार्ट कर लेने चाहिए थे। और आज तक ये इंडिया की तरफ से बयान आ जाना चाहिए था कि हम जो है वो टीटी की सस्पेंशन को जो है वो विड्रॉ करते हैं। अदरवाइज तो हम हालत जंग में हैं इस पानी पर अभी तक तो जी। ठीक, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, फिर आपसे सवाल ये पूछूंगा कि इसका हल क्या है। ये फरमाइए कि शराज साहब, ये क्लाइमेट चेंज जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा बुरी तरह हिट कर रही है, तो इसके अंदर कोई पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर भी है या बुरी खबर है? चौधरी साहब, क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रही है। और क्लाइमेट चेंज हमें ये समझना होगा कि है क्या। दुनिया में आबादी इंसानी या कोई भी जिंदगी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से है, जो सूरज की रोशनी और उसकी हरारत को कुछ देर इस ग्लोब में रोकती हैं। इंसान ने अपनी इंटरवेंशन के तहत उस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बढ़ाया, जिसकी वजह से दुनिया का औसत दर्जा हरारत बढ़ गया है। उसकी वजह से ये हुआ है कि ताज़ा पानी के जो ज़खायर दुनिया में बर्फ़ की सूरत में थे वो श्रिंक हो गए हैं, वो सुकड़ गए हैं, पिघलने शुरू हो गए और काफ़ी हद तक सुकड़ गए। ग्लेशियर सुकड़ गए, जो पानी के जो है वो रिजर्व ज़खायर थे। इसके साथ साथ बारिशों के पैटर्न में बहुत तब्दीली आई है। तो ये तो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है। पूरी दुनिया में दरियाओं के बहाव में एक कमी देखी गई है और दूसरी तरफ इंसानी आबादी बढ़ गई है, जिसका बराह रास्त ये मतलब है कि पानी की तलब बढ़ गई है। तो ये तलब और रसद का फ़र्क जो है ये भी क्लाइमेट चेंज के इसका एक एस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज के साथ टच करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा तादाद में ग्लेशियर्स रखते हैं, मगर उसके बावजूद हमारे मरकज़ी दरियाओं में पानी का बहाव खासी हद तक कम हुआ है। सिंध के अंदर भी हो जो 1970 की दहाई में तकरीबन 150 मिलियन एकड़ फीट था, वो अब तकरीबन 90 से 110 मिलियन एकड़ फीट की औसत तक आ चुका है। तो एक तो इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। अगर हम इसको इंडस वाटर ट्रीटी के साथ देखें तो 1960 में जब ये मुआहिदा हुआ तो उस वक़्त इंडस वाटर ट्रीटी ने ये फोरसी नहीं किया कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से दरियाओं के बेसन में पानी के बहाव में कमी आए तो दोनों मुल्क इस मुआहिदे को आगे लेकर कैसे चलेंगे। ठीक। दूसरा जो सबसे बड़ा सुकम इस मुआहिदे में हमारे लिए है वो ये है कि 6 के 6 दरिया जो पाकिस्तान में आते हैं, जिसमें से 3 हमने इंडिया को सरेंडर किए, अगरचे उनका कुदरती फ्लो पाकिस्तान की तरफ था, वो 6 के 6 दरिया इंडिया से होकर पाकिस्तान में आते हैं। ये हम सब जानते हैं कि मुआहिदे जो है वो नेकनियती की बुनियाद पर चलते हैं या ताकत के तवाजुन की बुनियाद पर चलते हैं। अब जब उन 6 दरियाओं के दहाने भारत में मौजूद हैं और भारत जैसा एक दुश्मन मुल्क जो न जंगी अखलाकियात जानता है और न जो समाजी अखलाकियात जानता है और न इंसानी अखलाकियात पर वो जो है यकीन रखता है, उसने फिर इस पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना था, जो कि उन्होंने किया। मुआहिदे की रूह से वो रन ऑफ द रिवर डैम्स बना सकते थे, उन्होंने चनाब पर ये डैम्स बनाए। ठीक है, झेलम पर भी बनाए। अच्छा, मैं चनाब का नाम क्यों ले रहा हूँ? 3 मकामात पर दरिया चनाब वो दरिया है जिसको इस मुआहिदे के तहत हमने मगरबी मशरकी दरियाओं से लिंक किया, सुतलज और रावी से, ताकि इसका पानी सुतलज और रावी के निचले इलाकों में रहने वाले किसानों और उनकी ज़मीनों को सैराब कर सके। इस वक्त मेरे ख्याल में या मेरी मालूमात के मुताबिक 6 से 7 डैम सिर्फ चनाब के ऊपर या तामीर हो चुके हैं या इंडिया में या ज़ेर तामीर है, जिसका बराह रास्त मतलब यह है कि अगर चनाब का पानी कंप्रोमाइज हुआ तो न सिर्फ ये कि चनाब के ज़ेरी इलाकों में रहने वाले किसान और उनकी ज़मीनें, बल्कि रावी और सुतलज के ज़ेरी इलाकों में रहने वाले किसान और उनकी ज़मीनें मुतासर होंगी, जिसका फिर ये मतलब होगा कि फसलें मुतासर होंगी और पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की एक सिचुएशन पैदा होगी। और जैसा कि अब्बासी साहब ने भी कहा कि फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी कोई 2 अलहदा चीज़ें नहीं हैं। तो इस वक्त तो हमारा दुश्मन तमाम तर अखलाकी गिरावट के साथ हमें मजबूर कर रहा है कि हम उस मुआहिदे पर
उसके अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ताकत का सहारा लें। ओके, अब मैंने ब्रेक लेनी है, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि हमारे पास हल क्या है क्लाइमेट चेंज को ज़हन में रख के, और जो पाकिस्तान के अंदर बारिशें कम हो रही हैं उसको ज़हन में रख के, और सिंध ताश मुआहदे को ज़हन में रख के। ब्रेक को दोबारा ज़रूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वकार शराज साहब, ये बताइएगा कि हल क्या है, क्योंकि सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए। जी देखिए, सबसे पहली और अहम बात तो समझने की ये ज़रूरत है कि इस माहिदे की क्लॉज के तहत यूनिलैटरली कोई फरीक बाहर नहीं जा सकता। ठीक। अच्छा, इस माहिदे के तहत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास, शाह साहब बेहतर बताएंगे, 6 माह की बुनियाद पर या सालाना बुनियाद पर होता था। गुज़श्ता 3 साल से भारत इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। ठीक। इसका मतलब यह है कि गुज़श्ता 3 साल से ही वो अमली तौर पर इस मुआहदे से हटना शुरू हो गए। दूसरा और इसका अहम फैक्टर यह है कि जो डैम्स उन्होंने रन ऑफ द रिवर्स बनाए और उससे वो बिजली पैदा करना चाहते थे अपेरेंटली, उन डैम्स में भी ज़ाहिर है एक ख़ास हद तक रिजर्वायर्स बनाने की इजाज़त दी जाती है। ज़ाहिर है जब रिजर्वायर बनता है तो उससे बिजली बनती है। अब उन रिजर्वायर्स में पानी की स्टोरेज का डेटा शेयर करना होता है, और ये जाहिर है कि नेकनियती की बुनियाद पर हो सकता है। ठीक। हमारा ख्याल, और बल्कि हमारा ये पुख्ता ख्याल है कि भारत ये डेटा भी पाकिस्तान से दुरुस्त शेयर नहीं करता रहा। ठीक। इसी तरह दरियाओं के बहुत सारे मावन ट्रिब्यूटरीज पर भी उन्होंने छोटे डैम्स बनाए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया, और जो उनको लिमिटेड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इजाज़त है उसको भी उन्होंने एग्जेजरेट किया। ठीक है। अब इंडस वाटर कमिश्नर्स के बाद जो हमारे पास बचता है वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट है। वो भी जमात अली शाह साहब बेहतर बताएंगे कि जब बहुत सारे डैम्स उन्होंने बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उस न्यूट्रल एम्पायर के पास जाने की कोशिश की, जहां हमें बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि ताकत का तवाज़ुन दुनिया में फैसले करता है, हमें कामयाबी नहीं हो सकी। फिर तीसरा हमारे पास एक आर्बिट्रेशन का पोर्टफोलियो है। फिर 1997 का अक़वाम मुत्तहिदा का एक कन्वेंशन है, इसी तरह जनीवा का कन्वेंशन है। फिर इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस हैं जो ये बताते हैं कि दरियाओं के ज़ेरी इलाके में जो बायोडाइवर्सिटी के भी हैं, आपने कम से कम एक ख़ास फीसद तक पानी छोड़ना है, जो कि 3 दरियाओं में वो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब भारत रिफ्लेक्ट करे, भारत ये चाहे कि वो इस मुआहदे पर, वो बैनुल अक़वामी कवानीन पर, वो इंसानी समाजी और अखलाकियात पर अमल पैरा होना चाहता है। मेरा ख्याल है भारत जैसे दुश्मन से ऐसी कोई भी तवक्को अबस हो। बिल्कुल सही बात। और आखिरकार ताकत और जंग इसका फैसला करेंगे कि किस फरीक के पास पानी आएगा। शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगा दोबारा। ये फरमाइए सर, ये जब दरियाए चनाब पे डैम बन रहे थे इंडिया के अंदर और वो हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे थे और पानी की रिलीज उसने कम कर दी थी, और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री जो वाटर उनके रिजर्वायर से वो भी बन रहे थे, तो पाकिस्तान ने उस पर शोर क्यों नहीं किया? पाकिस्तान ने उनको रोका क्यों नहीं? तो साहब, ये सिंध ताश मुआहदा में आर्टिकल 3 में ये प्रोविजन दी गई है कि इंडिया जो दरिया हमें दिए गए हैं, सिंध, चनाब और झेलम, इस पर रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बना सकता है, और इसकी तादाद का भी कोई तयन नहीं है। इसी तरह तकरीबन 1.2 मिलियन एकड़ फीट के स्टोरेजेस भी उसको अलाउ किए गए हैं, कुछ ब्रांचेस में हैं, ज्यादातर जो है इसमें। और फिर 13 लाख एकड़ रकबा सराब करने के लिए पानी टीटी में दे दिया गया है। अब ये हमारे लिए बोन ऑफ कंटेंशन बनती है, क्योंकि हमें इसके खिलाफ जो सेफ गार्ड्स मिले थे वो यही था कि इंडिया का डिजाइन इस तरह होगा कि पाकिस्तान की तरफ पानी जो आ रहा है उस पर इफेक्ट ना पड़े। अब ये कंजीनिंग होगी, जाहिर है कि वो इंडिया हमें प्रोजेक्ट्स का डिजाइन देता है, हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसके साथ सीज ड्राफ्ट होते हैं। अगर इशू हल नहीं होता तो फिर हम जाहिर है वर्ल्ड बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं इसमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए, या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं। लेकिन इंडिया ने अभी तक 3 जो है चनाब पर डैम बनाए हैं। एक दुलहस्ती है, रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, एक ये बगनी हार है, और एक सलाल है जो 1978 में बना। इन तीनों का कोई फॉल आउट अभी तक पाकिस्तान पर नहीं था, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट थे। लेकिन सिर्फ बगलियार में इनकी कोई 1 आध दिन की कैपेसिटी इसलिए बन जाती है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया था
कि डैम को जो है आप डिप्लीट कर सकते हैं इसमें रेत निकालने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी जो इंडिया का मोटो ये है कि हम ऐसे डैम बनाएं जो कि टीटी वायलेटिव हों, वो स्टोरेजेस डैम हों, और उसमें से जब हम चाहें पानी अखराज करें, जब चाहें हम स्टोरेज करें। तो उस तरह तो हमें जो मराला पर हमारी जो पानी में ये फ्लक्चुएशन जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये कहना, क्योंकि आज आपने ये तमाम एक्सपर्ट से ये सुना है कि इंडिया ने जो डैम अभी तक बनाए हैं उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि पानी को रोक सके या उनको जो है वो स्टोर कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी ट्रीटी की एक सक्सेस रही है 1960 से लेकर कल तक या आज तक। तो आपका ख्याल ये है कि मुआहदे में गलती हुई है पाकिस्तान से, ये शर्तें पाकिस्तान को कबूल नहीं करनी चाहिए थी 1960 में? लेकिन जो सब इसमें ये है कि मायदे में हम कह सकते हैं गलतियां भी हैं, लेकिन अभी जैसे वकार साहब फरमा रहे थे कि चलें, इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि 3 दरिया रावी सतलज ब्यास वो नहीं देना चाहता, और अल्टीमेटली एग्री कर लिया। लेकिन कम अज कम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए पानी तो वहां से लिया जा सकता था। तो हमने ठीक है कुछ गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों से हमें अब सीख लेना चाहिए है, क्योंकि जब 1948 में पानी बंद हुआ तो तकरीबन 10 साल लगे और उसके बाद ये मायदा हुआ। तो मेरे ये गुजारिश ये है कि अभी जो इंडिया ने ये ऐलान किया है, क्या ये इतना ही अरसा लगेगा? क्योंकि हालात तो मुख्तलिफ हैं। 1948 में हालात मुख्तलिफ थे, 2025 में हालात मुख्तलिफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्या ये हम जंग की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें इंडिया को इंगेज करना चाहिए है, टेबल पे लाना चाहिए है, वो तमाम एंडेवर करने चाहिए हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के करने चाहिए, ICJ में जाना चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए है। तो उसके लिए पेशरफ्त होनी चाहिए। और दूसरा, ये जो इंडिया ये कह रहा है कि हम टीटी को रिवाइज करना चाहते हैं, इंडिया ने तो कभी पाकिस्तान को अभी तक कोई प्रपोजल नहीं दी। वो रिवीजन में क्या चाहते हैं? क्या वो रिवीजन में ये चाहते हैं कि 3 दरिया जो उन्होंने ले लिए उसमें से में भी पानी देंगे? अगर तो रिवीजन उनकी ये है कि सिर्फ ये जो पाकिस्तान को 3 दरिया दिए गए इसमें से मजीद पानी ले, फिर ये टीटी के रिवीजन तो नहीं है, ये तो मजीद एक डाका डालने वाली बात है, और जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं। और मैं आखिरी ये बात करता हूं कि ये जो पानी तीनों दरियाओं में आ रहे हैं, इसकी एक क्वांटिटी है। अगर ये एनवायरमेंटली कम होता है, टाइम के साथ कम होता है, तो उसका तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं। वही पानी आएगा जो ऊपर से जनरेट होगा। लिहाजा हमें ये पानी अपने पास सेव करना है, और नीचे पाकिस्तान में हमने पानी को मैनेज भी करना है, ताकि जो पानी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उनसे हम बेहतर जो है फूड और सिक्योरिटी जो हमारी तो यूज करें ना, जो हमारे पास है वो तो जाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे तो अभी ये बहस चल रही है कि नहरें बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया का तो अपना एक मॉडल है, जो पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं उसको हम कैसे सुधराएंगे? जब इससे पहले एक चीज़ की मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ट्रीटी ठीक नहीं हुई थी, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, इसका एक एनेक्चर था, और वो था इंडस बेसन प्रोजेक्ट। मंगला डैम, तरबेला डैम, गाजी ब्रोथा, जनाब राज, इवन जो वापडा उसकी बिल्डिंग है, ये हमें बना के दी है यूके ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, जर्मनी ने। ठीक है, ये ग्लोबल डोनेशन थी, ग्रांट थी। ठीक है, जो लाहौर के अंदर बिल्डिंग बनी जी, लाहौर में जो बिल्डिंग और जो वापडा जितने भी रिवर लिंक की तब हुए, इसलिए मैं हमारी गवर्नमेंट को कहा कि देखो बात सुनो, इसमें पानी आधा रह जाएगा, और ये हमने नहीं बनाए, ये हमें ग्लोबल कम्युनिटी में बना के दिए। जिसने पैसे दिए उनसे कहना चाहिए कि देखें ये आपका गिफ्ट था, आपके जो सिटीजन है उनके पब्लिक टैक्स पेयर मनी है, ये उसे हुआ। अब मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं, शाह साहब तुसी करेंगे। देखिए अभी तो दिलस्सी है, सलाल तो सिल्ट हो चुका हुआ है, और बगलियार है, उससे बड़ा कामी कम मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है, क्योंकि हर एक बंदे के पास डाटा आता है और बड़ा क्रेडिबल आता है। देखिए मैं जब बात करूंगा, मैं एज इंजीनियर बात करूंगा, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, रेस, रिलीजन, अगले साल उनका पाकल 1000 मेगावाट आ रहा है मई में। रैतली नाम बड़ा सुना को 850 मेगावाट वो आ रहा है, कीरू आ रहा है, और एक और आया है नायर, ये वो आ रहा है। ये 4 बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो इससे भी ज्यादा खौफनाक बात है कि हमने ट्रीटी में जो एक कभी कभी प्रॉब्लम आता है, वो ये आता है कि 2 कैनाल बनी थी चनाब के ऊपर, एक प्रताप, एक दूसरी
शाह साहब क्या नाम है दूसरी, एक प्रताप है और दूसरी इंडिया के अंदर, हाँ रणबीर। इसके ऊपर फ्लो में रिस्ट्रिक्टेड था कि मैं एक टर्म बताता हूँ कि वो 800 क्यूसी समझ लें कि जी 800 लीटर कर लें, ठीक, इससे ऊपर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। रणबीर पे 400 ऊपर नहीं जाएगा। मैं क्यूसी की बात नहीं करता ताकि आम बंदे को समझ आए। जिस दिन ट्रीटी ने कहा कि जी अब हम शेल्फ कर रहे हैं या 2 साल से, वहां पे उनकी जो कैनाल डिजाइन है उसमें 2000 तक पानी जा सकता है और 2000 उन्होंने वो पानी वो इरिगेट कर रहे हैं दोनों कैनाल से। और अभी एक ऑपरेट भी लिखा है कि राइटर्स को 6 जर्नलिस्ट को बुला के उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे कर रहे हैं कि इस कैनाल की कैपेसिटी विद इन ईयर्स हम इतना कर रहे हैं कि 500 क्यूसी कर रहे हैं, 5000 क्यूसी। इसका मतलब ये है कि $2 बिलियन हमारा नुकसान हो गया। और अगर आप बात करते हैं मोर फैक्ट के साथ, 2012 में मैं दिल्ली में था और मुझे थोड़ी सी बम्बे की लैंग्वेज और हिमाचल प्रदेश की भी आती है। वहाँ पे आप अगर गूगल करें मीडिया में तो 2012 में एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि देखें ये एक जस्पा एक जगह है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से चनाब को ये लगा वो चनाब को लिंक कर रहे हैं ब्यास के साथ। ये इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग $180 बिलियन का। ठीक है, ये आप रिकॉर्ड में देखें, $80 बिलियन का। ये देखिए वो गांजीज को कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा के साथ, साउथ में नर्मदा को, कृष्णा के साथ, पूरा एक नेटवर्क बना वाटर नेटवर्क बना रहे। उसमें एक ये भी है और दूसरा एक पहले इनका काम है रावी तवी लिंक, एक कम्प्लेक्स बना हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग, आप चूंकि देखे बात सुने चूंकि सब आपके प्रोग्राम में मैं 10 साल बाद आया हूँ, आपके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं बड़े लोगों से, उन्हें एक बात कहनी है, ये जंग जो है ना ये ना टैंकों से लड़ी जाएगी, ना एयरक्राफ्ट से, ना ड्रोन से, ये टेक्निकल और लीगल बैटल है। ठीक है, यहाँ पे पिच करने पड़ेंगे बेस्ट ऑफ ब्रेन। शाह साहब यहाँ मौजूद है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक केस तो उन्होंने लड़ा था बगलियार का, एक केस हुआ था किशन गंगा का। आप यकीन करें उसकी जो लीगल एडवाइजर और उसकी जो टीम लीडर वो केस लड़ने के बाद दोबारा पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में रह गए। और अच्छा, ये क्यों रही? मैं ब्रेक लूंगा, आपके पास वापस आऊंगा, नई चीज है, नई इंफॉर्मेशन। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे कि किशन गंगा के ऊपर केस था, फिर वो जो हमारे एडवाइजर था या एडवाइजर थी वो इंग्लैंड के अंदर ही रहेगी। चौधरी साहब, बात ये थी कि उसमें एक देखें बात हमें अब चूंकि बहुत बड़ी लीगल बैटल है, जाहिर है कि एक तैयारी करनी पड़ती है। एक सिविल जज को उठा के आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे लीगल एडवाइजर लगा दिया। ठीक है, कौन थे वो? खातून थी। ठीक, शाह साहब नाम बताएंगे ना, कुछ इन पे भी छोड़े। ठीक, इसी तरह एक बंदा था कराची का, वो एक फार्म मैनेज करता था, वो टीम लीडर था हमारा। ठीक है, ये हमने गलतियां पाकिस्तान में की हुई हैं, लेकिन इससे जो बड़ी गलती हमने की हुई है, शाह साहब आपने हक की बात कहनी है, हमने ये जो डैम बने हैं, ये बगलियार, ये दलस्ती, सलाल, नीमोबाज को चटक, ये इंडस में बने। हमारा एक ऐसा डिप्लोमेट था 2008 में कि उसने इनको इंडिया को यूएन, एक होता है कार्बन क्रेडिट, यू कैन टेल राइट, उनको तकरीबन 60% यूएन कास्ट दे रही है। ठीक है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी कि लोअर रिपेरियन को पूछना पड़ना था कि क्या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान में अभी इंडिया ने आवाज नोटिस में पहले दिया 2023 में 24 में, और हमारे पास रिकॉर्ड होता है 2018 में उनके लोकसभा और फिर राज्यसभा में बातें आई। हमारी एक एनजीओ ने माशाल्लाह 2013 से यहाँ पे ड्रम बीटिंग एंड लगातार ऑपेड राइटिंग ये सारी शुरू हो गई कि ट्रीटी को रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, जब ये सब ट्रीटी रिवाइज हो जाए ना, वो हमारी मौत है। मौत हमारी किस लिए है? देखिए, उनको पानी चाहिए ईस्ट पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, वो उनका ब्रेड बास्केट है। 1.2 बिलियन को वो पानी वहां से देते हैं। वहां पे जो उन्होंने ट्यूबवेल लगा के दिए, पानी बड़ा नीचे चला गया है। ये वो कहते हैं पानी कुछ पाकिस्तान से उड़ लें, और फिर हमारे यहाँ जो लड़ाई झगड़े होते हैं। कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी वजह से ये नुकसान पहुंचा जी? कुछ चीजें शाह साहब, ये देखिए मेरा रुख इंडिया की तरफ है, आपका किबले की तरफ। मैं आ जाऊंगा, ये फरमाइए कि शराय साहब हल क्या हमारे पास? चौधरी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ चीजों को रिकैप करना चाहता हूँ।
बुनियादी तौर पर ये कज़िया कहाँ से शुरू हुआ हमें ये समझना होगा। भारत ने सबसे पहले ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि इस मुआहदे में भारत का पानी कंप्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि तमाम 6 दरियाओं का 80% पानी इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान की तरफ आना था। अच्छा, जिस पर शाह साहब ने भी अभी बताया कि इस हवाले से उन्होंने तहरीरी तौर पर कोई कंप्लेंट या कोई सजेशन आज तक नहीं दिया। अगर हम 1960 के पहले कुछ मुआहदे देखें, जैसे 1911 में मैड्रिड कन्वेंशन है, 1929 में मिस्र और सूडान का एक मुआहदा है दरिया नील के पानी पर, जिसके तहत और उस कन्वेंशन के तहत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और एक दरिया है खुद बरतानिया का। इन तमाम मुआहदों के तहत दरियाओं के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का हक पानी पर तस्लीम किया गया। ठीक है। और ये कहा गया कि किसी भी दरिया के फ्लो को मुकम्मल तौर पर नहीं रोका जा सकता। तो सबसे पहला सुकम जो इस मुआहदे का है वो तो ये है कि हमने 3 दरिया उनको बिल्कुल सरेंडर कर दिए कि आप इसमें पानी नहीं छोड़ेंगे, जिसके जवाब में अब्बासी साहब ने बताया कि हमें बैनुल-अक़वामी इमदाद मिली और ख़ुद भारत ने भी उसमें हमें कुछ रकम दी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि हम किस तरह अपने 3 मगरबी दरियाओं को 3 मशरकी दरियाओं के साथ लिंक करें, ताकि इस मुआहदे की वजह से पानी की वो कमी जो हमें दरपेश होगी हम उसके साथ कैसे डील कर सकें। तो अब जब ये मुआहदा हो गया, उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुआहदे जो होते हैं वो नेक नियति की बुनियाद पर चलते हैं या ताकत के तवाज़ुन पर। उसके बाद जो डेटा शेयर किया गया उसमें बहुत सारी ज़ाहिर डिस्क्रिपेंसीज थी और कई दफ़ा वो डेटा नहीं भी शेयर किया गया। फिर जो सबसे बड़ा सुकम हमें नज़र आता है वो ये, जिस तरह शाह साहब ने भी बताया, कि डैम्स की तादाद मुअय्यन नहीं करता मुआहदा। जब डैम्स की तादाद मुअय्यन नहीं करता मुआहदा, और उन्होंने जिस तरह अब्बासी साहब ने बताया, पक्कल दल है, कीरू है जिस पे 50% काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, और सलाल है। सलाल पे जो है वो इस दफ़ा क्या हुआ, सलाल का पानी उन्होंने ड्रेन करना शुरू किया। हम खुश हो गए कि जी चनाब में पानी का फ्लो 90,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। 2 दिन बाद जब डैम ड्रेन हो गया तो खास जब काश्त के दिन थे, पानी का जो फ्लो था चनाब में वो 0 हो गया, 5,000 क्यूसेक से भी कम रह गया। पहले वो ये करते थे अगस्त के महीने में जब मॉनसून का पानी डाउन स्ट्रीम भी अवेलेबल होता था और रिजर्वायर भी बहुत जल्दी भर जाता था। तो एक तो मुआहदे की क्लॉजेस की इंटरप्रिटेशन है, दूसरा उस पर अमल दरामद है। ये वो तमाम चीजें हैं जो मुआहदे के सुकम है पाकिस्तान के रेफरेंस से। अब जब इंडिया ये बात करता है तो हमें भी ये बात रेस करनी चाहिए कि हमारे 3 दरियाओं में आप मिनिमम फ्लो मेंटेन करें, और बाकी 3 दरियाओं का रुख क्योंकि नेचुरली हमारी तरफ है, तो ये नेचुरली पाकिस्तान के दरिया हैं, ये भारत के दरिया नहीं है। क्योंकि इंडिया को जो यारलुंग रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से इंडिया में आता है, उस पर चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के हवाले से कोई मुआहदा नहीं है। उसके बावजूद इंडिया को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारे पास जबकि एक मुआहदा है जिसके तहत हम अपने 3 दरिया इंडिया को दे चुके हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि सबसे अफसोसनाक बात यह है जो हमारे यहाँ मीडिया पर भी की जाती है कि जी अभी उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारा पानी रोक सकें। तो क्या हम इंतजार करेंगे कि वो ये कैपेसिटी पैदा कर लें फिर हम और जिस नहर में जैसे कि अब्बासी साहब ने कहा वो 600 क्यूसेक छोड़ते थे, वहां 2000 क्यूसेक छोड़ दें। तो इन सब कैपेसिटीज के रहते वो जब चाहें वो इस पानी को बहैसियत हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें आज और अभी उनको एंगेज करना होगा। ठीक हो। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? क्या हम किसी वाटर वॉर की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ जा रहे हैं? क्या जंग से हल हो सकेगा? सवाल है जो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होकर ये पूछेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब भाई साहब हम जंग की तरफ जा रहे हैं, कोई वाटर जंग होगी यहाँ पे? चौधरी साहब एक मिसाल, मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हमारे साथ हमसाया मुल्क हैं, हमारे 2 हमसाए हैं, एक अफगानिस्तान है, एक ईरान है। आज से 8 साल पहले हरात रिवर जो कि अफगानिस्तान से जाता है मशरकी बलूचिस्तान, जो ईरानी बलूचिस्तान में ईरान की तरफ जाता है, सीस्तान में, उसमें एक डैम में था कमाल खान और दूसरा था इस्लामाबाद। जैसे ही मुकम्मल हो गए तो ईरान को रिजर्वेशन थी, ट्रीटी उसमें भी थी, तो ईरान ने जाके वो उड़ा दिए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है और ये यूएन में जाके रजिस्टर्ड भी हुए। हमें वो नहीं करना। अगर मुझसे पूछते हैं तो आज अगर ये जो किशनगंगा का फैसला हुआ था, 4 जगहों के ऊपर इंडिया ने रिट्रीट किया हुआ है अंडर वियना कन्वेंशन, हम पाकिस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 4 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थे, 3 दूसरे थे। अभी रिसेंट डिसीजन बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, पैराग्वे वर्सेस अर्जेंटीना, कोस्टा रिका वर्सेस निकारागुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की यूरोप में। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने इस पे व्हील आग आपने करना है कि कहीं ये जंग हम टेबल पे ना आ जाए। हम टेबल के ऊपर हमारा जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ना जी, वो हम उसमें बड़ी कमजोरी दिखाते हैं। प्रेशर में इसमें जब ये सब देखे बात सुने, इसमें हमें कोई सप्लीमेंट कोई चाहिए, कोई रॉकेट फॉर्म में, कोई मिसाइल में। मैं इंटरनेशनल में बहुत केस हमारे, ठीक, ये किशनगंगा केस कभी हारना नहीं चाहिए था। यकीन करें, हो सकता है जितनी मैंने हेल्प की हो, लेकिन क्या कहने कि वहां पे क्या हुआ। शाह साहब की तरफ जाना, शाह साहब जी शाह साहब पूछे वो बात की, शाह साहब बताएं वो एनजीओ कौन है, डिप्लोमेट कौन है। शाह साहब आप हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल। अच्छा शाह साहब ये फरमाइएगा, क्या हम किसी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हल क्या है इसका? जो साहब पहले तो मैं थोड़ा सा ये कमेंट दूं कि इन जो 3 दरिया हमारे पास हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल रिवर चनाब है, क्योंकि चनाब इनका ऊपर ब्रांचेस जो हैं वहां से ब्यास और रावी की तरफ पानी डाइवर्शन जो है ये टनल के थ्रू हो सकती है। तो लिहाजा हमें ये जो इंटेलिजेंस है इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा, पानी जो है वही है, इससे ज्यादा पानी तो हम नहीं ला सकते। लेकिन अगर ये धमकी दी गई है तो अभी जो मीटिंग हो रही है ये कब हो रही है और कहाँ पे होगी, और क्या ये जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो लोगों को अप्राइज करेगी इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें कोई ऐसी सब कमेटी भी है जो कि वाटर इश्यूज और ट्रीटी के बारे में है? मुझे तो उसमें कोई ऐसी नजर नहीं आई। तो मैं सोचता हूँ सबसे जो इम्पोर्टेंट मसला जो है वो तो वाटर है। जंग तो हमने जीत ली, जैसे कि ये शादियाने बजा रहे हैं, हम मुबारकें दे रहे हैं, वो तो एक तरफ हो गया। अब ये पानी वाला जो मसला है, जो सस्पेंशन वाला है, वो तो विड्रॉ नहीं हुआ अभी तक, वो तो जंग हमारी वहां पर बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये जो डेलीगेशन है इसमें वाटर एक्सपर्ट को शामिल करें। और क्या अभी तक यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान का उन्होंने एक टाइम लिया था मीटिंग के लिए, उसके बाद मालूम हुआ कि उन्होंने कहा नहीं अभी रहने दें, अभी हम इसकी मीटिंग नहीं बुला रहे। तो यूएन जनरल असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में अंडर दी ट्रीटी जाना चाहिए कि इंडिया को टेबल पे लाएं और उसको मजबूर करें कि सस्पेंशन ऑफ टीटी जो है ये खत्म करें। बाकी जो पानी है या हमारी जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के लेवल पर हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लेवल पर हैं, कमिश्नर लेवल पर हैं, वो तो फिर होंगे। लेकिन पानी जो है इसकी सस्पेंशन को तो हटाना जो है ये सबसे अहम मसला है। और इसके लिए मैं नहीं समझता कि सफिशिएंट एडेवर जो है ये कोई मंजर आम पर आया है अभी तक। तो इसको जो है स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और पेशबंदी जैसे वकार साहब ने भी कहा है, पेशबंदी आज से ही करनी है। ये नहीं कि डैम बन जाएगा तो हम जंग करेंगे और बम से उड़ा देंगे। अगर बम से उड़ाना है तो आज उड़ा दें, ईस्टर्न रिवर्स का पानी हम ले लें आज उड़ाकर बम से, तो फिर इंडिया टेबल पे आ जाएगा। अगर हम वैसे ही ये अपना बम से उड़ाना फिजिबल है, जो रुकिएगा शाह साहब रुकिएगा, बम से उड़ाया जा सकता है उनका प्रोजेक्ट को, क्योंकि वो भी उड़ाएंगे फिर यहाँ। चौधरी साहब, दुनिया में जब भी ताकत के इस्तेमाल की बात की जाती है तो ये गैर संजीदा सुनाई देती है, मगर ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि बहुत जोरावर और इलाकाई बदमाश मुल्कों को मेज़ पर लाने के लिए आपको मिनिमम ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी सबसे अहम मिसाल आज का दिन है जिस दिन हमने एटमी धमाके किए और हमने अपने डेटरेंस का इजहार किया। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली हमने एक फतह हासिल की, वो हमारी उस दिफाई सलाहियत की वजह से थी, जो हमने बहुत लंबे अरसे की प्लानिंग और अंदरूनी तौर पे अगरचे बहुत से दानिश्वर नाम नहाद तनकीद भी करते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट ज़्यादा है, मगर हमें एहसास हुआ कि वो दिफाई बजट किस लिए ज़रूरी था और क्यों हमें चाहिए था। तो इन तमाम मसाइल के रहते जब हमने इस जंग में भी फतह हासिल की है, और मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जंग में फतह भी होती है और शिकस्त भी होती है। हमने दुनिया को ये बताया है कि जंग के उसूल क्या होते हैं। हमने इस जंग में झूठ नहीं बोला, हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया, हमने जारहियत नहीं की और जारहियत का मौसर जवाब दिया। तो यहाँ पर एक तो ये कि ताकत के तवाज़ुन का तो स्टैब्लिश हो गया कि ताकत का तवाज़ुन जो भारत का ख्याल था कि वो
उनकी तरफ है वो गलतफहमी उनकी खासी हद तक दूर हो गई। अब जब इस जंग के जेल में मेज पर जो डायलॉग होना है उसके सरे फहरिस्त ये मुद्दा होना चाहिए कश्मीर के साथ। और उसके साथ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात देखिए, आपने कहा है ताकत का बार बार, मैं एक एग्जांपल दूंगा, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। 2012 में एक फैसला हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास फौज ही नहीं है, उसकी सिर्फ पुलिस है, दूसरी तरफ माइटी बहुत बड़ी ताकत थी, उन्होंने वो केस जीता बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्ट लेवल। कौन सा मुल्क? ये फिर कभी मिलेंगे ना 15 साल बाद। बताया मुल्क कौन सा मुल्क? यार अच्छा ठीक है, आपने सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके वर्ग से मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।